नमस्कार दोस्तों, भावु विजन में आपका स्वागत है। मैं आशा करूंगा कि आप लोग 2025 में सफल हो। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं बिट्टूजा फाउंडेशन का जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बारीकी से विद कंसेप्ट वाइज याद करवा के आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं कि 2025 आपका अपना होगा। स्पेशली मैं बीपीएससी 4.0 और एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल तीनों एग्ज़ाम को लेकर चल रहा हूं और मेरा प्रयास है कि आप लोग 2025 में सफल हो। आइए दोस्तों, आज हम वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे और कार्य ऊर्जा शक्ति के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कंप्लीट मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आप वर्क पावर एनर्जी को लेक्चर क्वेश्चन को यदि हमसे देख लेते हैं, कंसेप्ट वाइज देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको 90% केस में दिक्कत नहीं होगी। वनडे एग्ज़ाम बहुत टफ होते जा रहा है, कभी कभी बाहर से कुछ क्वेश्चन आ जाती है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना हो। चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या है। आइए दोस्तों, शक्ति के बारे में बताते हैं आप लोग की शक्ति पहले होता क्या है। ऐसे देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है। देखिए, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बटे समय। तो कार्य कितना किया हुआ है? यदि 2500 जूल कार्य करने में, कार्य कितना है दोस्तों? 2500 जूल। 2500 जूल कार्य करने में कितना समय का सेकेंड लगा? 5 सेकेंड का समय लगा। तो 5 सेकेंड का समय लगा, तो शक्ति कितना होगा? तो शक्ति 2500 जूल बटे 5 सेकेंड, तो 5 2500, 500 जूल पर सेकेंड। ये जूल था और ये पर सेकेंड था, ठीक है, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं। एक्चुअली वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक जो है इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिए थे, जिस कारण उनके नाम पर जो है यूनिट का नाम रखा गया और उसका नाम रखा गया वाट। जूल सेकेंड को हम लोग वाट कहते हैं। मतलब शक्ति कितना हो गया दोस्तों? 500 वाट हो गया। कितना हो गया शक्ति? 500 वाट हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि 500 वाट में भी दिया हुआ है, लेकिन दो ऑप्शन वाट में दिया हुआ है, 250 वाट और 0.5 वाट। आंसर तो नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए, किलो वाट में यहाँ दिया हुआ है, तो किलो वाट में देखिए कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो पक्का है कि आंसर बी या डी होगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो ये दोनों में से कोई होगा। तो किलो वाट के लिए क्या कंसेप्ट है? देखिए, आप लोग जानते होंगे कि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है। 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है। तो 500 वाट बराबर कितना होगा? तो हाफ किलो वाट होगा। तो 0.5 किलो वाट आंसर आ जाएगा। 0.5 किलो वाट आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है, तो 500 वाट बराबर हाफ किलो वाट होगा। तो यहाँ 0.5 किलो वाट, 0.5 मतलब हाफ ही होता है दोस्तों। इतना तो तुम लोग समझो यार। यस फ्रेंड, आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या कहता है
कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। संवेग को तिगुना कर, संवेग पी को ही संवेग कहते हैं, पी को हम लोग संवेग कहते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि पी को ही संवेग कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। आप देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। कहते हैं संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो संवेग को तिगुना करने से गतिज ऊर्जा क्या हो। तो संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, संवेग बराबर होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। जब कोई वस्तु को संवेग को तिगुना कर रहे हैं तो आप कभी सोचिए कि संवेग बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो संवेग को तिगुना करने का मतलब हुआ कि आप वेग को 3 गुना कर रहे हैं। मास तो जो कांस्टेंट बना हुआ रहेगा वही रहेगा, आप सिर्फ बदल किसको रहे हैं, तो आप बदल रहे हैं किसको, आप वेग को बदल रहे हैं, मतलब वेग को 3 गुना कर रहे हैं। मास तो जो कांस्टेंट है वही बना हुआ रहेगा। तो वेग को तिगुना करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो वेग को 3 गुना मतलब v से इसको हम क्या कर देंगे 3v कर देंगे, वेग को 3 गुना कर देंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। तो हाफ हो गया, m जैसे वैसे रहेगा और v को हम 3 गुना कर दिए तो 3v² हो गया। अब देखिए क्या होगा, हाफ m 3v तो 9v² हो गया। इस 9 को आगे में कर देते हैं तो 9 गुना हाफ mv²। तो हाफ mv² का कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। कितना गुना हो गया दोस्तों, 9 गुना हो गया। ऐसे काइनेटिक एनर्जी को संवेग के टर्म में लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, आप लोग फार्मूला डिराइव्ड हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, आपको p²/2m क्या होता है दोस्तों, p²/2m। तो कहता है कि यदि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर, तो संवेग p है तो इसको 3 गुना कर दीजिए तो 3p हो जाएगा, 3 गुना 3p हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 3p²/2m। तो 3p² मतलब 9, 3 दूना 9 और p²/2m। तो p²/2m का कितना गुना हो गया, p²/2m का कितना गुना हो गया, p²/2m का 9 गुना। यहाँ भी आंसर आ गया। आप इस टर्म से भी निकाल सकते हैं और इस टर्म से निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो गया, 9 गुना। मतलब किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगी। दोनों फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। आप हाफ mv² तो है ही, संवेग बराबर mv होता है और यहाँ संवेग काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी जो है संवेग के टर्म में लिखा गया है और यही दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, तो ये फार्मूला ज़्यादा बेस्ट होगा। अब नेक्स्ट कैसे आया वो भी बता सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत है कि काइनेटिक एनर्जी संवेग के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी को संवेग के टर्म में कैसे आप लिखें, यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो कभी न कभी आपको हम जरूर इसको एक्सप्लेन करके देंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 kg के लोहे के गोला और 10 kg के एल्युमिनियम के गोला। एक 20 kg के लोहे के गोला है, 20 kg के लोहे के गोला है, एक 10 kg के एल्युमिनियम के गोला है। एल्युमिनियम के गोला, ये लोहा का है, ये लोहा का है, ये एल्युमिनियम का है। 20 kg के लोहे के गोला और 10 kg के एल्युमिनियम के गोले को किसी मीनार से गिराया जाता है, तब गोला पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तो उसका क्या होगा। कभी भी कोई वस्तु को, कितना बार बोले हैं, ऊपर से नीचे हम गिराते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन समान होता है, चाहे बड़ा वस्तु हो चाहे छोटा वस्तु हो, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, समान होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल क्या होगी। चाल पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है ना। 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी, मतलब यदि 1 जूल किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाती है 1 kg की वस्तु की, उस समय उसकी चाल क्या होगी, यही पूछ रहा है ना दोस्तों। तो देखिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो
तो यहाँ मास भी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है और वेग निकालना है। वेग निकालना है ना, चाल निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, 1 जूल दिया हुआ है। हाफ मास कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2 जूल, जूल हो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत है? √2 हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा √2। तो भी बराबर हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड, 1.4 मीटर पर सेकेंड, 1.4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो। कोई भी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए, मतलब v को जो है v/2 कर दिया जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगी, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसी को गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv²। तो हाफ मास तो जो है वही रहेगा, सिर्फ वेग बदल रहा है, तो v/2 के होल स्क्वायर। तो v/2 के होल स्क्वायर, तो हाफ mv²/4। इसको लिख सकते हैं, 4 को आगे कर लेते हैं, तो 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 इंटू हाफ mv²। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, उसका 1/4 हो गया, मतलब चौथाई हो गया। गतिज ऊर्जा क्या हो गया दोस्तों, गतिज ऊर्जा जो हो गया, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, चौथाई हो गया। हाफ mv² मतलब गतिज ऊर्जा का चौथाई हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट कहता है 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर। यहाँ न्यूटन मीटर, जब बातें समझ में नहीं आ रही है तो न्यूटन किसका यूनिट है, बल का। मीटर किसका यूनिट है, विस्थापन का। तो बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन क्या किसका यूनिट है दोस्तों, बल गुना विस्थापन किसका फॉर्मूला है, कार्य का। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, जिसको हम लोग जूल में भी इंडिकेट करते हैं। एक वैज्ञानिक थे जूल, उसी के नाम पर जो है इस यूनिट का नाम जो है न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो 1 न्यूटन मीटर जब है तो 1 न्यूटन मीटर लिखिए या बराबर 1 जूल लिखिए, कोई दिक्कत है। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल का। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, संपीड़ित कमानी में धारिता होती है, संपीड़ित कमानी में धारिता होती है। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि संपीड़ित कमानी में धारिता होती है। बताइए क्या होगा आंसर 7 नंबर का। अरे धारिता मतलब संचित ऊर्जा होती है। धारिता का मतलब होता है संचित ऊर्जा होती है। आप लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके होंगे। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा वैसे ऊर्जा को कहते हैं जो गति के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। गति के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो जाती है, तो उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे सपोज मानिए कोई ट्रक, कोई भी कार है, कोई कार एकदम स्लो है, कोई कार है। सपोज मानिए एक कार यहाँ से एकदम स्लो जा रहा है। यहाँ कुछ रखा हुआ है बड़ा सा वस्तु, जा करके टकराएगा, कहीं कुछ नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन यही कार यदि 100 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आएगी और यहाँ टकराएगी, तो कहीं न कहीं असमंजस उत्पन्न हो जाएगी। मतलब गति के कारण कहीं न कहीं कुछ कार्य किया, गति के कारण एक अलग कार्य किया। यही गति में नहीं था तो कोई कार्य नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये गति में रहने के कारण जो है ये एक अलग कार्य किया। इसलिए कहता है गति के कारण किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसी तरह पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है,
गति स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि अपने अपने आकार या आकृति, अपने आकार आकृति या स्थिति, आकार आकृति या स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होता है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, अपनी स्थिति। जितने ऊंचाई कोई वस्तु h ऊंचाई पर जा कर के यहाँ रखा हुआ है, कोई पानी यहाँ पर h ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो पानी में स्थितिज ऊर्जा बना हुआ है। जैसे बांध जो h ऊंचाई पर किसी बांध को बांध दिया जाता है तो इसमें कौन सा ऊर्जा निहित रहता है? स्थितिज ऊर्जा निहित होता है। ऊर्जा निहित है तो ना, जैसे इसको छोड़िएगा ये कार्य करना आरंभ कर देगा, प्रचंड कार्य करने लगा, पूरा धाए धाए एकदम पानी निकलने लगेगा। तो कहीं इसमें ऊर्जा था तो न कार्य कर रहा है, लेकिन इस ऊर्जा को बांधे हुए रखा हुआ है h ऊंचाई पर। तो जितने ऊंचाई पर, यदि h ऊंचाई पर कोई वस्तु को कोई ईंट रखा हुआ तो इसमें कहीं न कहीं स्थितिज ऊर्जा होगा कि नहीं होगा? तो संपीड़ित कमानी में असंचित ऊर्जा, एकदम संपीड़ित कमानी को जब संपीड़ित करता है तो उसका आकार या आकृति चेंज होता है कि नहीं? ठीक है, स्थिति भी बदलता है। ये कोई कमानी है यहाँ h ऊंचाई, जब खींचते हैं तो ऊंचाई इसका बढ़ जाता है ना, हाइट इसका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाँ, तो आकार या आकृति, इसका मेन रूप इसका आकार या आकृति बदलता है। तो ही बोल रहा है कि संपीड़ित कमानी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, किसी पहाड़ी पर चढ़ती कार में, अब देखिए क्या होता है, कोई कार जो है, जैसे रास्ता ऐसे पहाड़ का रास्ता है, तो कोई कार चल रहा है, कोई कार जो है जा रहा है। जब कार जा रहा है तो कार गति में है, तो गति में रहने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होगा कि नहीं होगा? एकदम श्योर गतिज ऊर्जा होगा। लेकिन आप गौर कर लीजिए, इसकी स्थिति जो है पृथ्वी तल से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा h बढ़ेगा, जैसे ही h स्थिति बदलेगी तो इसमें कहीं न कहीं इस कार में एक ऊर्जा निहित हो जाएगी। उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? उस ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आकार या आकृति या हाइट, ऊंचाई के कारण जो है उस वस्तु में एक ऊर्जा आ जाएगी, जिस ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो h ऊंचाई पर जा रहा है, तो जब h ऊंचाई की जैसे ही बात करेगा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित हो जाएगी। और जो गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा है वो तो है ही, वो तो स्पष्ट ही दिख रही है। तो कह रहा है किसी पहाड़ी पर चढ़ती कार में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा उसमें होती है। और क्या हो जाएगी? 8 का C। 9 नंबर देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा, देखिए h ऊंचाई से कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई वस्तु नीचे गिर रहा है तो उसमें गति है कि नहीं है? यस, उसमें गति है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो कहीं ना कहीं उसमें गति है। जब गति है तो उसमें, और गति धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा है या नहीं है? अब गतिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि उसका गति धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे गति बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगा। अब इसमें क्या होता है? ऊंचाई h ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है, लेकिन जब वस्तु कोई नीचे आ रहा है तो ऊंचाई इसका क्या हो रहा है? घट रहा है। जब ऊंचाई घट रहा है तो ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करता है। जब ऊंचाई घट रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा घटेगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा उसमें क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा उसमें घटने लगेगी, स्थितिज ऊर्जा घटने लगेगी। वही बात कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगा? अरे यार, तो ये जब घट रहा है और ये बढ़ रहा है, ऊर्जा का कभी ना ह्रास हुआ है ना लाभ हुआ है। ऊर्जा कभी बढ़ती नहीं है, ऊर्जा कभी घटती नहीं है, ऊर्जा का कभी विनाश होता नहीं है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। उस बात को आप स्पष्ट रूप से इसमें समझिए। देखिए, स्थितिज ऊर्जा घट रहा है।
जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही है क्योंकि इसकी हाइट घट रही है। लेकिन आप गौर कीजिए कि एक ऊर्जा बढ़ रही है, इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो स्थितिज ऊर्जा जो घट रही है यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो रही है। ऊर्जा का एक रूप से एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ऊर्जा का कभी भी नाश नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हम लोग स्पष्ट पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा का कभी भी ह्रास, ऊर्जा का कभी भी नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो हुआ क्या यहाँ यही हुआ दोस्तों, यहाँ यही हुआ दोस्तों कि ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा घट रहा है और गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, मतलब ये स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। बात मेरी समझें या नहीं समझें? क्वेश्चन कहता है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा परिवर्तित रहेगा, ऊर्जा क्या रहेगा? वो परिवर्तित रहेगा, घटता बढ़ता तो रहे, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। ऊर्जा का ना ही ह्रास होता है ना ऊर्जा बनता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। नेक्स्ट, दस नंबर क्या कहता है क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जब किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, अच्छा नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है क्या होता है? पढ़िए। गतिज ऊर्जा में कमी आती है, एकदम वेग घटेगा, गतिज ऊर्जा में कमी आएगा, सही है। उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गलत है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तब ना गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। तो मास तो कोई वस्तु का द्रव्यमान संरक्षित ही रहता है, लेकिन वेग बढ़ेगा। जैसे ही वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वेग घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वेग गतिज ऊर्जा घटेगा। सिर्फ और सिर्फ वेग पर ही डिपेंड करता है ना क्या? तो क्वेश्चन पहला नंबर ही सही है, इसमें आगे पढ़ने की दरकार ही नहीं है। ऊपर जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? घटेगा। ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरा है, कितना बार बता रहे हैं, जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरा है तो उसका वेग, उसमें गति है, जब उसमें गति है तो उसमें तो गतिज ऊर्जा होगा, गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊंचाई तो है ही नहीं भाई, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ठीक है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर थोड़ा ऊंचाई कम हो गया, यहाँ पर थोड़ा ऊंचाई कम हो गया, यहाँ पर थोड़ा, लेकिन ऊंचाई तो है, तो यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा होगा, यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा, यहाँ भी ऊंचाई के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऊपर से नीचे गिरते पिंड में दोनों ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर नीचे को गिरने क्रम में किस पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ये चीज़ें हम बता चुके हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो आप गौर कीजिए, जब ऊपर से कोई नीचे की ओर गिरेगा तो वेग क्या हो जाएगा? वेग बढ़ेगा। जब भी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये गतिज ऊर्जा आ कहाँ से रही है? ऊर्जा का ना ही बनता है ना ही विनाश होता है। तो ऊर्जा जो ये बढ़ रहा है, ये ऊर्जा बढ़ कैसे रहा है? गतिज ऊर्जा बढ़ कैसे रहा है? कहीं न कहीं का ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, वो गतिज ऊर्जा को दे रहा है ना? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर घट रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जैसे जैसे हाइट कम होगा, जैसे इस बिंदु पर देखिए तो हाइट कम हुआ, इस बिंदु पर आएंगे तो क्षैतिज तल से हाइट और कम हो गया। जैसे जैसे हाइट कम होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा घटेगा। तो स्थितिज ऊर्जा जो घट रही वही स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल रही है? गतिज ऊर्जा में बदल रही है। तो बोल रहा है तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। बी नंबर आंसर हो जाएगा क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अरे यार पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का रूपांतरण हो रहा होगा, इस ऊर्जा का कहीं ना कहीं जा रहा होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। जब दिख रहा है ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ना ही ह्रास होता है ना ही बनता है, तो घट रहा है तो जा कहाँ रहा है?
अरे तो इसमें जा रहा है, ये गतिज ऊर्जा में जा रहा है, तो वही बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड के ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यस, होता है। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु के ऊर्जा दुगनी कर दी जाए, ऊर्जा ऊंचाई यार, ऊंचाई, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। h को दुगना कर दिया जाए, h को 2h कर दिया जाए ना, जब h को 2h करेंगे तो mg2h मतलब 2mgh। mgh मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थिति mgh मतलब हो गया स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि दो व्यक्ति अलग अलग 5 kg, एक 5 kg, दो व्यक्ति अलग अलग 5 kg की दो वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराता है, 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराता है, एक 2 मिनट में पहुंचता है और दूसरा 4 मिनट में पहुंचता है, 4 मिनट में। तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या है? तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। देखिए कार्य बराबर होता है, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, बल लगा रहा है, कहीं ना कहीं mg बल लग रहा है, तो वह वस्तु जितनी विस्थापित होती है उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। इसमें समय का फैक्टर का कोई योगदान ही नहीं है। यहाँ समय का फैक्टर का कोई योगदान ही नहीं, समय को सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। तो दोनों वस्तु में किया गया कार्य क्या होगा? समान होगा, दोनों उतने काम ने किया। यम द्रव्यमान की वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई, ये भी द्रव्यमान की वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई, तो कहीं न कहीं ये वस्तु पर जो बल लग रहा है और कितना विस्थापित हुआ, दोनों समान विस्थापित हुआ। तो कहीं न कहीं दोनों का कार्य क्या है? समान है। दोनों का कार्य क्या है? समान है। अरे भैया समझने की बात है, आपको मम्मी बोले कि 50 गौठा छत पर से उठा के लाओ। गौठा समझते हैं? अरे गुबाल जो खाना बनते हैं ना, खाना बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है गोईठा, नहीं गोबर का बनाया जाता है दोस्तों। तो अब 50 गौठा बोला गया कि दो व्यक्ति थे, सपोज मानो 2 लोग थे, एक आशिका थी और एक सनातन था। आशिका को कहा गया कि जाओ छत पर से, आशिका को मम्मी बोली कि जाओ छत पर से 50 गोईठा तुम छत पर से लेके आओ, और सनातन को बोला गया कि जाओ तुम भी 50 गोईठा छत पर से लेके आओ। 50 गोईठा छत पर से लेकर आओ। सनातन मजबूत था, सनातन एक लड़का था, आशिका एक लड़की थी, मजबूत से कोई मतलब नहीं है। तो सनातन जो गया दौड़े गया, बहुत कम समय, मात्र 2 मिनट में 50 गोईठा ला करके यहाँ पहुँचा दिया। वही आशिका को उस काम को करने में 4 मिनट लगा गया। तो कार्य तो दोनों समान ने किया, मतलब इन प्रैक्टिकली जनरल बात सोचिए तो आशिका भी 50 गोईठा ला करके माँ को दी और सनातन भी 50 गोईठा ला करके माँ को दी। तो दोनों कहीं न कहीं कार्य समान किया। तो कार्य में इस समय फैक्टर कभी यूज नहीं होता, ये सिर्फ दीर्घ भ्रमित करने के लिए दिया गया है। समझ गए? तो दोनों द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? समान हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? देखिए ऐसे तो आप लोग याद रख लीजिए, इसका आंसर बी होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अच्छा इसको निकाल दें क्या? अच्छा निकाल देते हैं।
किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट घंटा में जो है ना, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो व्यावसायिक ऊर्जा खपत है या घरेलू ऊर्जा खपत है उसको किलोवाट घंटा में हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। आप लोग घर में यूनिट सुने ही होंगे कि 5 यूनिट बिजली उठ गया, 10 यूनिट बिजली उठ गया, 50 यूनिट बिजली उठ गया। तो किलोवाट घंटा यही किलोवाट घंटा है, जिसको हम लोग नाम दे दिया गया है। कैसा नाम दे दिया गया है दोस्तों? यूनिट का नाम दे दिया गया है। तो 1 किलोवाट घंटा मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। कोई दिक्कत? तो 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर होता है? 1 किलोवाट जो बराबर होता है 1000 वाट के बराबर होता है, गुना 1 घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो वाट का ही है, वाट तो वैज्ञानिक का नाम है, तो स्पेशली इसका यूनिट होता है 1000 गुना वाट को आप लोग जूल पर सेकेंड कह सकते हैं। जूल पर सेकेंड शक्ति का मात्रक है ना, जूल पर सेकेंड कह सकते हैं। ये 60 गुना 60 ये सेकेंड हो गया। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो ये हो जाएगा आपको, आप जब गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3.6 गुना 10⁶ जूल और 1 यूनिट। इतना जूल ऊर्जा को ही 1 किलोवाट घंटा। कितना जूल ऊर्जा? 3.6 गुना 10⁶ जूल। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट कहता है कि m और 2m द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक समान वेग से चल रहा है, दोनों का वेग समान है। एक m द्रव्यमान की वस्तु है, एक 2m द्रव्यमान की वस्तु है, दोनों का वेग समान है, दोनों एक समान वेग से चल रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो एक 12 mv² और 12 mv²। दो वस्तु है तो दो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो एक m द्रव्यमान की वस्तु है तो 12 m हो गया v²। एक 2m द्रव्यमान की वस्तु है तो मास के जगह पर 2m लिख देंगे, 2m v²। तो क्या हो गया? 12 mv²। तो ये हो जाएगा हाफ mv²। ये हो जाएगा हाफ, 2 बाहर कर दीजिए, mv² कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1:2 या 1/2 आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2, 1:2। नेक्स्ट, 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है। देखिए क्या होता है। आप लोग पढ़े हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि ऊर्जा का ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, लेकिन एक फार्मूला दिया गया है E = mc²। आप लोग को सबसे पहले हम बता देते हैं, आप लोग को हम बता देते हैं कि आप लोग सुने होंगे नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ें। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ें। आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो दोनों केस में ऐसा होता है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, दोनों केस में ऐसा होता है कि दोनों केस में द्रव्यमान घट जाता है और वो द्रव्यमान जो होता है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाता है कि द्रव्यमान का ना ही निर्माण हो सकता है ना ही विनाश होता है। ऐसे कंडीशन में जो है द्रव्यमान घट जाता है और वही द्रव्यमान जो है ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। और इस बात को प्रमाण देने के लिए आइंस्टीन साहब ने एक फार्मूला दिया जिसको E = mc² कहते हैं, उसको E = mc² कहते हैं। तो कहता है कि वही एनर्जी कितना बना, कहता है 1 ग्राम द्रव्यमान कितना ऊर्जा में बदला। इसको निकालने के लिए यही फार्मूला को यूज करेंगे। तो 1 ग्राम द्रव्यमान है तो 1 ग्राम लिख देंगे, और ये जो हो गया C जो हो गया प्रकाश का चाल हो गया। 3 × 10⁸ होता है तो 3 × 10⁸ के होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना
इतना हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो है 1 ग्राम में है, जब SI यूनिट में बदलेंगे तो इसको केजी में बदलना होगा, तो 1/1000, ठीक है। और 3 × 10 के पावर 8 गुना 3 × 10 के पावर 8 कर देंगे, कोई दिक्कत है? तो 3 तिया 9, 9 × 8 के पावर 16 हो जाएगा, और उसमें 3 घट जाएगा, तो फाइनली जो है ई बराबर एनर्जी बराबर आ जाएगा 9 × 10 के पावर 13 जूल। इतना जूल एनर्जी आपको आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सोचिए दोस्तों फ्रेंड कि 1 ग्राम जब टूटता है, 1 ग्राम द्रव्यमान टूटता है तो कितना ऊर्जा बनता है, सोचने की बात। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है और V वेग से चले, कोई वस्तु पर एक वस्तु है उस पर हम F बल लगाएं, F बल लगाएं और वो V से चल रहा है, तो उसका शक्ति क्या होगा? तो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? शक्ति बराबर क्या होता है बताइए? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। और नीचे जो समय है उसको समय लिखते हैं। आप लोग को याद है कि विस्थापन बटे समय जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग वेग कहते हैं, उसी को हम लोग वेग कहते हैं। तो बल गुना वेग हो जाएगा, बल गुना वेग। तो शक्ति क्या हो जाएगा? बल गुना वेग, मतलब F गुना V। बल को F से डिनोट करते हैं और वेग को V से। देखिए F गुना V, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 19। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए कार्य के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं। कार्य बराबर होता है Fs कोस थीटा, Fs कोस थीटा। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु पर F बल लगता है और वस्तु विस्थापित होता है, वस्तु जो है विस्थापित होता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो हुआ है, जो बल लगा और जितना विस्थापन हुआ, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है जिसमें जो है ये तो सेम दिशा में विस्थापित हुआ, वस्तु इसी दिशा में लग रहा है और बस बल यही दिशा में लग रहा है और वस्तु भी इसी दिशा में विस्थापित हो रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है, जैसे सपोज मानिए एक बोरा है और उस बोरा को आदमी खींच रहा है, कोई आदमी है उस खींच रहा है। तो आप गौर कीजिए कि ये जो है फिर यहाँ बोरा आ गया और आदमी यहाँ है। आप गौर कीजिए कि बल की दिशा जो है, बल की दिशा इधर है और विस्थापन की दिशा इधर है। गौर कीजिए, बल की दिशा इधर है और विस्थापन की दिशा इधर है। मतलब दोनों के बीच में एक एंगल काम करता है, एक एंगल बन जाता है जिसको हम लोग थीटा नाम दे दिए। ऐसा कंडीशन में हम लोग यदि कार्य निकालेंगे तो कार्य बराबर होगा Fs कोस थीटा। एग्जैक्ट कार्य का वैल्यू निकालेंगे तो Fs कोस थीटा। लेकिन आप गौर कीजिए कि यही दिशा में बल लगा और यही दिशा में विस्थापन हुआ। ऐसे कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री होता है और कोस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ Fs भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है। यदि 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो Fs ही वैल्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सेम दिशा में काम करेगा तो Fs हो गया, लेकिन कोई एंगल जैसे ही बनेगा तो Fs कोस थीटा। एग्जैक्ट वैल्यू यदि कार्य का निकालना होगा तो Fs कोस थीटा लगेगा। अब देखिए क्या होता है, एक कंडीशन ऐसा होता है जब जो है विस्थापन की दिशा इधर होती है और बल की दिशा इधर होती है, 90 डिग्री पर होती है। जब 90 डिग्री पर होती है तो ऐसे स्थिति में जो होता है Fs कोस थीटा। और कोस 90 के मान क्या हो जाता है? कोस 90 के मान 0 हो जाता है। तो जो कार्य हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा? कार्य 0 हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा ना। अब देखिए एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें क्या होता है, जब आगे की ओर आप बल लगा रहे हैं और पीछे की ओर
दोनों के बीच में विस्थापन पीछे की ओर रहता है, बल आगे की ओर लगता है, ऐसा भी कंडीशन होता है। या तो विस्थापन आगे की ओर लगता है, बल पीछे की ओर लगता है। ऐसे कंडीशन में थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाता है। जब थीटा 180 डिग्री होता है, कोस 180 -1 होता है। ऐसे कंडीशन में जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो मैंने यही सीखा कि कार्य जो होता है, कार्य 3 कंडीशन हो सकता है। कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्य निगेटिव भी हो सकता है, कार्य 0 भी हो सकता है। जब निगेटिव कब होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोस 180 डिग्री हो जाता है। जब कोस 180 आएगा तो -1 वैल्यू आ जाता है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो कोस 90 का मान 0 हो जाता है। ऐसे कंडीशन में कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सभी कंडीशन में जो है पॉजिटिव होता है। यही बोल रहा है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदा क्या होगा। देखिए, कोई वस्तु आगे की ओर सरक रहा है, आगे की ओर आगे की ओर सरक रहा है, मतलब विस्थापन आगे की ओर हो रहा है। लेकिन घर्षण बल किधर काम कर रहा है, बल जो है घर्षण बल उसके अपोजिट में काम कर रहा है। विस्थापन आगे की ओर हो रहा है, वस्तु आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, उसके अपोजिट में लग रहा है। जब अपोजिट कंडीशन में रहता है तो थीटा क्या होता है, थीटा 180 डिग्री होता है, जिस कारण से कोस 180 का मान निगेटिव हो जाता है। एफएस गुना कोस 180, तो कोस 180 निगेटिव, मतलब पूरा ये जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। पूरा मामला हमने आपको समझा दिया। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन था। आप लोग याद कर लीजिएगा कि कार्य पॉजिटिव कब होता है, मतलब कार्य पॉजिटिव कब होता है, कार्य पॉजिटिव कब होता है, कार्य निगेटिव कब होता है, और कार्य 0 कब होता है। तीनों कंडीशन आपको हम बता दिए हैं। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, कहता है कि वृत्तीय पथ पर घूमते हुए वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल जो लगता है उसके सेंटर पर लगता है। अभिकेंद्र बल जो होता है सेंटर की ओर लगता है, ये अभिकेंद्र बल सेंटर की होता है। अब वस्तु विस्थापन इस दिशा में होता है, वस्तु का विस्थापन इस दिशा में होगा। ये विस्थापन हो गया और ये अभिकेंद्र बल हो गया। तो आप गौर कीजिए, आप गौर करने की बात है कि दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसको थीटा बनता है, जो 90 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी पॉइंट पर देख लीजिए, इस पॉइंट पर भी देखिएगा तो विस्थापन इस दिशा में होता है और अभिकेंद्र बल जो है इस दिशा में लगता है। तो यहाँ पर भी जो थीटा है 90 डिग्री के बराबर होएगा। जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है तो कहता है कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर होता है एफएस कोस थीटा। और कोस थीटा का मान यदि 0 है तो उसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य का मान 0 ही होगा। ऐसे स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 20 केजी के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा। जमीन से ऊंचाई पर यहाँ पकड़े हुए हैं, मतलब ना इसमें बल तो लग रहा है लेकिन ये वस्तु विस्थापन नहीं हो रहा है। आपको स्पष्ट कह रहे हैं कि कार्य तभी होगा जब किसी वस्तु पर बल लगेगा और वस्तु विस्थापित होगा। दोनों कंडीशन होगा तो ही कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा। मतलब यदि किसी वस्तु पर बल लगता है और वस्तु विस्थापित होता है तो कार्य होगा। यदि कोई वस्तु विस्थापित हो गया और उस पर बल नहीं लगा, ऐसा भी कंडीशन होता है कि कोई ऐसा प्लेट पर रखा हुआ तो वस्तु खुद ब खुद विस्थापित हो जाता है। इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, ऐसे स्थिति में भी कार्य नहीं माना जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बल लगा विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य 0 होगा। यदि विस्थापन हो गया और बल नहीं लगा तो कार्य क्या हो जाएगा, ऐसे स्थिति में भी कार्य 0 होगा। तो 1 मीटर की ऊंचाई पर सिर्फ पकड़े रखने से क्या होगा, ठीक है उसमें गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल के रिस्पेक्ट में आप कार्य निकालिए, लेकिन वो वस्तु विस्थापित नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में जो हो जाएगा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह विस्थापित करने में असफल रहता है, तो क्या कार्य होगा? कोई वस्तु विस्थापन नहीं हुआ, फिर से बताते हैं दोस्तों, कार्य बराबर होता है F गुना S। यदि बल लगा विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन हो गया बल नहीं लगा, दोनों कंडीशन में जो हो जाएगा कुछ नहीं कार्य होगा, कुछ नहीं कार्य होगा। ठीक है, कार्य कुछ कोई भी कार्य नहीं होगा। ए नंबर आंसर। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सब जानते हैं सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से, याद कर लीजिए 24। डायनेमो परिवर्तित करती है, सोचिए कि डायनेमो परिवर्तित करती है, हल्का क्वेश्चन है। डायनेमो परिवर्तित करती है, क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बताइए कहाँ है? हाँ यहाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनेमो के उल्टा होता है मोटर, मोटर इसका उल्टा हो जाता है, मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये करता है विद्युत ऊर्जा को ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पाद बनता है? बताइए, हल्का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का उत्पाद बनता है। नेक्स्ट, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन होता है, तो ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। जब कभी भी कोई भी वस्तु का आकार या आकृति परिवर्तन हो या उसकी ऊंचाई बढ़े या उसकी स्थिति बदले तो उसमें कहीं न कहीं स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? सीधा बात है, जिसमें चली हुई गोली चल रही तो उसमें गति है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी ही। चलता हथौड़ा, इसमें भी वेग है तो इसमें गतिज ऊर्जा, इसमें भी वेग है तो गतिज ऊर्जा होगी, इसमें भी वेग है तो गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। वेग है तो गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ पानी, इसमें वेग है तो गतिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष अस्थिर है, रुका हुआ है, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाए, मतलब v जो है 2v हो जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², मतलब हाफ v दुगने हो जाएगा ना, 2v², मतलब क्या हो जाएगा? 4 गुना हाफ mv², मतलब गतिज ऊर्जा क्या हो गया? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गया। अब 4 ऐसे कैसे लाएं, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। 29, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खत्म होती है, क्यों? अब बताइए। कोई गुरुत्व बल के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्व बल हमेशा पृथ्वी की ओर एक बल लगाता है जिसको mg कहते हैं। अब गुरुत्व बल का विरोध में आप ऊपर जाइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल के विरोध में ऊपर जाइएगा, तो गुरुत्व बल के विरोध में कार्य कीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में काम करिएगा तो आपको दिक्कत होगा ही, ऊर्जा अधिक खर्च होगा, सीधा सा बात है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध या गुरुत्व बल के विरोध, सोचिए, अलग अलग है दोनों दोस्तों। तो गुरुत्व बल के, अब देखिए, आपको दो वस्तुओं के बीच में एक बल काम करता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। ऐसे एक व्यक्ति सुमन है, एक व्यक्ति संजीव है, तो दोनों के बीच में मास होने के कारण एक बल काम कर रहा है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो सुमन और संजीव बोला कि अरे गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, हम कभी एक दूसरे में आकर्षण फील कर कहाँ रहे हैं। लड़की उकी रहती है तो आकर्षण फील करते हैं, लड़कवा में आकर्षण कहाँ फील होता है। अरे मूर्ख, वो साइंस के टर्म में लड़की होती है, यही सब काम करो। साइंस के टर्म में हम लोग का मास बहुत कम है,
इसलिए इस फील को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए गुरुत्वाकर्षण बल पता लगता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी और चंद्रमा, ये सब में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक दूसरा अपने अपने अक्ष पर अपने अपने सर्किट में घूमता है। ठीक है, हम लोग का पता नहीं लगता है, लेकिन हम लोग में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हाँ, यदि दोनों वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो, यदि दोनों वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो, दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो, तो इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दो वस्तु में एक वस्तु यदि पृथ्वी हो तो हम लोग उसका नाम गुरुत्व बल कहेंगे। यदि दो अन्य वस्तु है तो उसको हम लोग उसके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाले बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। उसके बीच लगने वाले बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खत्म होती है। क्यों भाई? पृथ्वी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए गुरुत्व बल के विरोध कार्य करते हैं, न कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव मतलब पदार्थ का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। पदार्थ किसके कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्यमान का ना ही सृजन ना ही विनाश। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नाम से क्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही हम बना सकते हैं, इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट, एक कण का द्रव्यमान m और वेग संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो? इसको याद कर लीजिए। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गायत्रिक ऊर्जा बराबर होता है p²/2m। गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m। कहाँ है? p²/2m। इसको हम फाउंडेशन कोर्स में एक्सप्लेन किए थे दोस्तों। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा होती है। देखिए, स्वचालित कलाई हमारे हाथों के विभिन्न संचालन से सीधा जैसे टाइट करेंगे उतना ऊर्जा उसमें निहित होगा। डी नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इतना क्वेश्चन यदि कर लेते हैं तो आपको वर्क पावर एनर्जी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग को जो भी कोर्स हम पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। बार बार कहता हूँ कि जो भी हम पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार पढ़ने के बाद आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सेट लगाइए और आप जो है सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, वनडे एग्ज़ाम में सफलता बहुत कठिन होता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन याद नहीं करते हैं। एक बार पढ़ने से नहीं होगा दोस्तों, 2 बार 3 बार पढ़िए और इसको याद कीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में हम दे दिए हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में हम दे देंगे, दिए लगता नहीं है। यदि आपको ज़रूरत होगा आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। और इतना यदि आप याद कर लेते हैं तो मैं आशा दिलाता हूं दोस्तों कि वर्क पावर एनर्जी में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप।